बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम चाफ़ी और मैं हूं मोहम्मद मकसूद। नेवरमाइंड के एक प्रोग्राम में हमने बात की थी कि इल्म बड़ी दौलत है। ये ख़ासी पुरानी बात है और मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूँ कि इल्म बड़ी दौलत है। अगर किसी को नहीं इतबार तो वो आज भी प्राइवेट स्कूल्स की आमदनी चेक कर लें, उनको अंदाज़ा हो जाएगा। और उनका IQ लेवल हमने कहा था कि ऐसे ही है जैसे रोड का लेवल होता है, और इतने साल गुजरने के बावजूद आज भी उनका IQ लेवल वैसे ही है जैसे रोड का लेवल है। तालीम के मैदान में गवर्नमेंट बहुत दावे कर रही है, बहुत खर्चा कर रही है, अपनी तरफ से बड़े बड़े सेमिनार्स भी कर रही है और उनका दावा है कि हमारा लेवल अप हो रहा है। लेकिन ये तो कहने की बातें हैं ना, प्रैक्टिकली हमें कुछ और दिखाई दे रहा है। जब हम स्कूल पे नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पे पढ़ाई भी हो रही है, बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है, लेकिन यूं ही ये बच्चे स्कूल से बाहर आते हैं तो सारा भ्रम टूट जाता है। स्कूल में उनको बताया जाता है कि क्यू कैसे बनानी है, लाइन कैसे बनानी है, लेकिन इस तरह से बिखरते हैं जैसे दरख्तों के पत्ते बिखरते हैं। और फिर हमारे पेशेंट्स का तो ये आलम है कि अगर सड़क पे खड़े होकर सिग्नल आ जाए तो थोड़ी देर के लिए को आपके फ्रंट वाला अगर चंद सेकंड की भी ताख़ीर कर देते तो पेशेंट्स लूज़ कर देते हैं। हमारी वो जो एजुकेशन तालीम हमें पढ़ाई होती है वो सारी की सारी धरी की धरी रह जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? खुशकिस्मती से आज हमारे दरमियान एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है कि जो माहिर तालीम भी हैं और वो टीचर्स को ट्रेन करते रहे, किताबें भी लिखी उन्होंने। हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद यूसुफ सानी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। मैं आपसे जैसे हम बात कर रहे थे, आपके बारे में पढ़ भी रहा था, तो वही कुछ लंबी फहरिस्त है आके आपने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या किया हुआ है। फ्रैंकली मुझे तो याद भी नहीं रहा सर। तो मैं ये चाहूँगा थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो आप खुद ही करवा दीजिए। जो दो तीन चीज़ें तो मैंने बता दी कि माशाल्लाह माहिर तालीम है आप टीचर्स को ट्रेन भी करते हैं, आपने किताबें भी लिखी हैं, और क्या क्या है आप? बस इतना कुछ ही है। नहीं, आप छुपा रहे हैं। आप बताएं ज़रा। आप मुझे बता रहे थे कि माशाल्लाह आपने प्रिंसिपल भी रहे हैं इससे पहले। हाँ, बहुत पहले मैं स्कूल टीचर, इनके स्कूल प्रिंसिपल। अच्छा, चलिए यहाँ से ले लेते हैं सर। आगाज़ कहाँ से हुआ आपका? मैंने अपना आगाज़ जो है 2007 से किया था एज अ टीचर। फिर बाद में मैं स्कूल प्रिंसिपल भी रहा 2-3 दफ़ा। उसके अलावा फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाने का मौका मिला। लेकिन मेरा रुझान ज़्यादा राइटिंग की तरफ था और ट्रेनिंग की तरफ था। यूसुफ भाई, आप स्कूल के टीचर हैं, फिर कॉलेज के प्रिंसिपल बने, स्कूल प्रिंसिपल, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में चले गए। ये तो आप फलांग के जा रहे हैं, लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप फलांग के जा रहे हैं, ये कैसे? क्योंकि मैंने MPhil किया हुआ मैथ्स कम्युनिकेशन में। हाँ। और मैं UMT से किया हुआ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को ले लेते हैं ना। अरे ग्रेट सर, माशाल्लाह। फिर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कुछ मसरूफियत है, वहाँ BA की क्लास है, उनको जर्नलिज्म पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैंने टैफल भी किया हुआ है। MPhil के बाद एक एक्स्ट्रा डिग्री की है, मास्टर डिग्री टैफल, टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ाने का शौक़ था। मैं जब टीचिंग भी स्टार्ट की तो वो इंग्लिश सब्जेक्ट से की थी। तो मैं फिर IELTS की ट्रेनिंग देता हूँ, IELTS की कोचिंग देता हूँ लोगों को, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाता हूँ, ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि टीचर्स को और वर्किंग क्लास लोगों को भी। ज़बरदस्त सर। आजकल क्या कर रहे हैं आप? आजकल मेरी ज़्यादा मसरूफियत IELTS ट्रेनिंग के हवाले से है और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कुछ मसरूफियत है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक राइटिंग में मैंने कोई 10 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश सब्जेक्ट पर और सोशल स्टडी पर। 10 से किताबें लिख दी हुई आपने? जी, जो स्कूल कोर्स बच्चे होते हैं उनकी कोर्स में शामिल है। हाँ, और इसके अलावा मैं SNC का हिस्सा भी रहा हूँ इस्लामाबाद में, उनसे ट्रेनिंग भी ली है, 2-4 महीने उनके साथ काम भी किया हुआ है। अच्छा, जब ये आप निसाब तैयार करते हैं स्कूल का, तो इन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं आप लोग? असल में SNC ने एक करिकुलम फ्रेमवर्क बना के दिया हुआ है। उसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स, SLOs और सारी थीम्स, हर चीज़ उसमें स्टेटेड होती है। आपने उनको फॉलो करना होता है। आपके यहाँ से सिर्फ क्रिएटिविटी चाहिए होती है, बीइंग अ राइटर। कैसे आपने पोइम्स लिखनी है, स्टोरीज लिखनी है, डायलॉग्स लिखने, लेकिन जो असूल हैं वो उसमें वज़ा किए हुए हैं, उन्हीं को फॉलो करना होता है। बिल्कुल सही। और ऑब्जेक्टिव्स भी वहाँ गिवन होते हैं, उन्हीं को फॉलो करना होता है। एक चीज़ मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि मुझे इत्तफाक हुआ 9th क्लास की उर्दू की किताब देखने का। उसमें एक शेर था, वो कहते हैं जी कि नाज की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी जैसे गुलाब की है। मैं सर ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी मुझसे समझना चाह रही थी कि इसकी ट्रांसलेट मुझे समझाएं, इसका तर्जमा समझाएं। अब एक बाप अपनी 9th क्लास की बेटी को क्या समझाएगा? ये मैं इसीलिए मैंने ये सवाल किया था कि जब इसका निसाब बनाते हैं तो कौन सी चीज़ों को ज़हन में रख के बनाते हैं? ये क्या है सर? क्या कोई और अच्छी शायरी, अदब
नहीं मिला हमें? ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। देखें, 9th क्लास के बच्चे जो है अपनी उम्र के इस फेज़ से गुजर रहे होते हैं जहाँ मतलब कि ट्रांजिशनल फेज़ होता है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आ रहे थे, टीन एज में आ रहे होते हैं ना, एज ऑफ प्यूबर्टी को पहुंच रहे होते हैं। तो उसमें उनको इस तरह का लिटरेचर पढ़ाना मेरे ख्याल में कोई मुनासिब नहीं है, क्योंकि शायरी के अंदर और भी बहुत से थीम्स होते हैं। आप पैट्रियोटिज्म सिखा सकते हैं, बिल्कुल, मज़हब के ऊपर भी शायरी है, खुदी के ऊपर शायरी है, खुदी के ऊपर शायरी, कितनी खूबसूरत बात की आपने। इल्लामा इकबाल साहब की इतनी ज़्यादा शायरी खुदी के ऊपर है, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर है। आप अपने आप को अंडरस्टैंड करें ताकि आप जान सकेंगे आपके अंदर कितना ख़जाना खुदा ने छुपा रखा है और क्या से क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। ये सारे मौज़ूआत हैं। फिर उसके अलावा मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचर्स को बना सकते हैं, यानी कि मज़ाहिर जो फितरत है, ये भी तो शायरी का मौजू है ना। एग्जैक्टली, ठीक है, हुब्बुल वतनी है और बहुत से मौज़ूआत हो सकते हैं। सिर्फ रोमांसी क्यों है, रोमांसी क्यों है? अब जो शेर आपने पढ़ा है, अगर मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, अगर मुझे ये कहीं एक्सप्लेन करना पड़े तो मुझे भी शर्म आएगी। क्या करेंगे सर छोटे बच्चों को? दिल ना था तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दुआ क्या है, ये हम अपने बच्चों को कह रहे हैं कि ये पढ़ें सर। हाँ नहीं, ये और फिर जब एक बाप या भाई अपनी बहन को ये पढ़ाएगा तो मुझे बताएं वो किस अंदाज में पढ़ाएगा। सही, एग्जैक्टली। तो ये कौन IQ लेवल बनाने वाले कौन लोग हैं? ये पाकिस्तान के मामार जो हम तैयार कर रहे हैं उनको ये एक तालीम दे के स्टार्ट लेके आ रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत सिलेक्शन है। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया ना, कई किस्म के मौज़ूआत हो सकते हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ बहुत से शोरा ने बड़ा अच्छा कलाम लिखा है और कई किस्म के थीम्स के ऊपर। क्या बात है सर, क्या बात है। और जैसे कि मैंने इकबाल साहब की मिसाल दी, इल्लामा इकबाल की शायर मशरिक है, गालिब है, हाली, और भी है कंटेम्प्रेरी, फैज़ साहब की शायरी है। तो आप उसके अंदर से ये एक जॉनर क्यों पिक कर लेते हैं, रोमांस, और वो भी छोटे नापुख्ता अजहान के लिए, ठीक है ना, जिनके लिए सूटेबल ही नहीं। ये सूटेबल हो सकता है यूनिवर्सिटी गोर्स के लिए, क्योंकि उस वक्त बच्चे बालग होते हैं और अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं, और ज़ाहिर है उनके अंदर पसंद भी पैदा हो जाती है, दूसरों को पसंद करना, उनसे सोशलाइज करना। सही। ये उस दौर के पढ़ने की चीज़ है, ये स्कूल में पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। वक्त के साथ साथ अच्छी लगती है, आप अप्रूव नहीं करते, लेकिन ये निसाब का हिस्सा बन चुकी है, ये गलत बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि जो ऊपर बैठे हुए अहबाब हैं, जो अपने आप को दानिश्वर भी ज़ाहिर समझते होंगे, तो उनको रखने वाले जो दानिश्वर उनको समझते हैं, वो जो हमारे सामने इस निसाब लेके आए हैं, तो क्या इसको तरमीम करने के लिए हमें स्पेशल किसी का दरवाज़ा नॉक करना पड़ेगा? नहीं, जो नया करिकुलम आया है उसमें बहुत केयरफुली थीम्स और मौज़ूआत सिलेक्ट किए गए हैं। ऐसा नहीं है, अब उन बुक्स को देखें जो नई पब्लिश होकर मार्केट में आई, उनमें बहुत सी नई चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी बच्चों की बढ़ती है। यूसुफ साहब, मैं जिस किताब का हवाला दे रहा हूँ ना जी, ये लेटेस्ट है, मीन्स के 3-4 दिन पहले मैं ये शेर की ना तशरीह करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी अगर मेरी बात की तायद करते हैं तो इस आवाज़ को आपकी बात की तायद करता हूँ, और मैं पर्सनल लेवल पे इसको अप्रूव नहीं करता। मेरे ख्याल में इस तरह की शायरी छोटे बच्चों को नहीं पढ़ानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और 9th-10th के बच्चे भी छोटे ही होते हैं, नापुख्ता ज़हन अज़हान होते हैं। चले सर, एक बात थी ज़हन में, मैंने कहा एक रिकॉर्ड एहतजाज करवाना चाहिए। आपका शायरी से भी शक मुझे नज़र आ रहा है। नहीं, मुझे ख़ास कोई शगफ नहीं है शायरी से। नहीं सर, जितने खूबसूरत हैं आपने शायरी की हुई है। नहीं की तो आपने समझी ज़रूर होगी। मैं नज़र में लिख सकता हूँ। मैं आज भी दावे से कहता हूँ आपकी किताबों में यकीनन फूल बड़े मुरझा चुके होंगे। अल्लाह अल्लाह, ऐसे है ना, स्माइल बनाया। एनीवे सर, वो जैसे आपने खुद ही फरमाया था कि हर काम उम्र के साथ अच्छा लगता है, तो यकीनन आपने कॉलेज में जाके ये कारनामा सर अंजाम दिया होगा। नेचुरल सी बात है, हर एक एवरीबॉडी हैज अ स्टोरी। अच्छा, मुझे खुशी इस चीज़ की कि आपने 9th क्लास से पहले ये कारनामा अंजाम नहीं दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हादसा तो हो ही जाता है वैसे, ऐसा तो नहीं हुआ सर? जो इतना आप पढ़ गए, इसकी वजह ये तो नहीं थी कि आपने वक्त लिया कि किताब में फूल एक उम्र में जाकर रखना है, इससे पहले जो आप स्टडी को तवज्जो देते रहे? हाँ, मैं अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरे नज़दीक ये चीज़ें काफ़ी बाद में आई, यानी कि मैं काफ़ी शाइन किस्म का पर्सन था। तो जब तक मैं यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचा तब तक मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता था। मौका नहीं मिला? नहीं, मेरा रुझान नहीं था शायद, या फिर कुछ घर में तरबियत कुछ इस तरह की होती है। और मेरे वालिद साहब सूफ़ी मिजाज बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने जिस तरह से मेरा अपब्रिंगिंग की है, तो शायद इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा रुझान नहीं रखता था। हुजूर, आजकल बच्चे जितने बोल्ड आ गए हैं, वो तो अगर सूफ़ी, जैसे आपने बताया आपके अबू सूफ़ी, उन्होंने अबू से जाकर अबू दुआ करना, मेरा पहला फेयर चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं हुआ कुछ? नहीं, मैं जिस जनरेशन से हूँ
इस जनरेशन के लोग अपने वालिदैन से इतनी इंटरेक्शन और इतनी वो हम आहंगी और इतनी फ्रैंकनेस नहीं रखते थे। अच्छा सर, इसका हमारे बच्चे जितनी रखते हैं, हम इतनी फ्रैंकनेस अपने वालिदैन से नहीं रखते। ये सब हम तबकात में बैठे हुए लोग हैं। अब दो तरह के लोग पाए जा रहे हैं। एक कह रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को दोस्त बना के रखना चाहिए, एक कहते हैं कि नहीं यार, बच्चों में एक फ़र्क रखना चाहिए। अगर आपने अपना खौफ, अपना फियर ही उठा लिया तो उनको डांटेंगे कैसे, उनको समझाएंगे कैसे, अच्छे बुरे की तमीज़ कैसे देंगे? आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए, इसमें देयर इज़ अ नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस। ये दोनों बातें ही सही हैं, मैं दोनों की तायद करता हूँ। एट द सेम टाइम आपको बच्चों के साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उनसे फ्रेंडली नहीं होंगे ना, वो अपने प्रॉब्लम्स आपसे शेयर नहीं करेंगे। तो एक डिस्टेंस रहेगा और एक जनरेशन गैप भी पैदा होगा। कल कल को उनके साथ कोई बाहर मसला होगा, आपसे शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो वही शेयर करते हैं जहाँ उनके साथ, जहाँ उनको फ्रेंडली माहौल मैसर होता है। Exactly. लेकिन एट द सेम टाइम एक फादरली फिगर बन के भी रहना पड़ता है आपको। आपका एक फादरली इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए उनके ऊपर। डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में होनी चाहिए। क्या अच्छा क्या बुरा, ये आपने सिखाना है। सही सही सही, ठीक है ना। इस तरह बैलेंस करने की जरूरत होती है। या तो हम बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बन जाते हैं कि बच्चे हमारे साथ बदतमीजियां करते फिर रहे। मैं इसी तरफ आ रहा था कि जो हमने बहुत ज्यादा क्लोज कर लिया है, फ्रेंड कर लिया है, और यार बाबा आपको तो पता ही नहीं है, यार कह के बात ये शुरू हो गया है। सही तो ये ऑफेंड करते हैं आपको। ये बिल्कुल मेरे नज़दीक तो गुस्ताखाना सा रवैया होता है। बच्चे दानिस्ता तो नहीं कर रहे, लेकिन ये आपकी दी हुई एक्स्ट्रा फ्रीडम को यूज़ कर रहे हैं, कर करके यूज़। जब आपने उनको कह दिया मैं तो दोस्तों की तरह हूँ, और हर मामले में आप दोस्तों की तरह हो जाते हैं, विच इज़ नॉट फेयर, तो इसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चे अपनी बहुत संगीन किस्म के मसाइल जो उनको शेयर करने चाहिए वालिदैन के साथ, वो भी नहीं कर पाते कि नहीं बाबा से ये बात नहीं करनी, मामा से ये नहीं करनी, उल्टा हमें डांट पड़ जाएगी, हमारी ही क्लास हो जाएगी। अच्छा, जहाँ तक कि मेरे इल्म में है कि कुछ अर्सा पहले जो प्राइवेट स्कूल थे उनका अपना एक निसाब था, अपना एक कोर्स था। फिर गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली कुछ बीच में अपने भी इन्वॉल्व कराया, और हुआ ये है कि उन्होंने अपना निसाब कम नहीं किया बल्कि ये ऐड कर लिया। अब मेरा ख्याल है कि बच्चे पे उल्टा बर्डन बन गया, एक तो एक्स्ट्रा किताबों का और एक्स्ट्रा एक एजुकेशनल लोड भी आ गया है कि वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो क्या ये बेहतरीन का फैसला था गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट ने ये काम नेक नियति से शुरू किया था और इसके बारे में अच्छी उम्मीदें थी, लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्लीमेंट रहने दिया जाए तो इसके असरात अच्छे होंगे, इसके नताइज अच्छे होंगे। हाँ, चूँकि हमारे यहाँ कई किस्म के स्कूल्स हैं, कोई बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं, कोई नॉर्मल हैं, और कोई लो प्रोफाइल स्कूल्स हैं, ज़्यादातर लो प्रोफाइल स्कूल्स हैं। तो ये जो करिकुलम है, नई किताबें आई, ये लो प्रोफाइल स्कूलों के लिए तो बहुत अच्छी हैं, जिनमें हमारे ज़्यादातर बच्चे जाते हैं। लेकिन जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं उनके लिए ये दिस इज़ जस्ट लाइक पीनट। अच्छा, ये सब एक और चीज़ को ज़रा आज डिफाइन करते हैं अपने सुनने वालों के लिए कि हाई प्रोफाइल, लो प्रोफाइल, ये क्या फ़र्क कैसे करते हैं कि ये लो वाला है, ये हाई वाला है? इसमें कई किस्म के फैक्टर्स हैं। मीन्स के कहीं से मुराद ये तो नहीं कि जो बहुत अच्छी गाड़ी में आ रहा है तो वो हाई प्रोफाइल में आ गया? देखिए, इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बड़ी मैटर करती है। जो अच्छे इदारे होते हैं वो वेस्टर्न आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, उनके निज़ाम तालीम को फॉलो कर रहे होते हैं, कैम्ब्रिज को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, और कई इदारों को फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ LGS है, बीगन हाउस है। तो जो लो प्रोफाइल होते हैं वो फॉलोअर्स होते हैं, वो बड़े स्कूलों को फॉलो कर रहे होते हैं, उनका अपना कोई विजन नहीं होता। आई रिमेंबर कि मुझे एक स्कूल का विजिट करने का इत्तेफाक होगा, कोई वहाँ पे कोई प्ले वगैरह, तो मैं भी एज ए गेस्ट बैठा हुआ था, तो मुझे इंतहाई दुख हुआ कि वो इसी तरह की एग्जाम्पल्स कोड कर रहे थे कि ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की बुक वो पढ़ रहे हैं, और वहाँ से सर हमारे इस्लाम या हमारे निज़ाम के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो मैंने प्रिंसिपल साहब से सवाल किया कि इन लोगों को कौन बताता है कि हमारा मुआशरा ऐसा है? क्या आपको पाकिस्तान में कोई किताब लिखने वाला नहीं मिला कि वो अपने मुआशरे पे बात करे? क्या अपना कोई आलम फाजिल आदमी को इधर नहीं मिला जो आप वहाँ से इस्लाम की तशरीह करवा रहे हैं? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। असल में ये एक तकलीदी ज़हन की तरफ इशारा करता है कि आप एक गुलामाना ज़हनियत रखते हैं, आप वेस्ट की रिसर्च से, वेस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन से, उनके करिकुलम से, सिलेबस से इतना मुतासर हैं कि आप मिनवन ले लेते हैं। आप उनको ये जिम्मेदारी दे देते हैं कि आप हमारे माशरे की मसाइल को उजागर करें, रिसर्च करें, उसके ऊपर लिखें, आप हमारा करिकुलम डिज़ाइन करें। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने जो साहिब इल्म लोग हैं उनसे किताबें लिखवानी चाहिए और उनसे लिखवाई हुई किताबें ही लगवानी चाहिए, ठीक है। वो हमारी वैल्यूज़ को बेहतर समझते हैं, हमारी तालीमी निज़ाम को बेहतर समझते हैं, वेस्ट कैसे समझ सकते हैं। तो ये एक एहसास कमतरी की तरफ इशारा करता है। और दूसरी तरफ ये लोगों को मुतासर करने के लिए, वालिदैन को मुतासर करने के लिए ऐसा करते हैं कि हमारी सारी बुक्स जो वो कैम्ब्रिज की हैं, ऑक्सफोर्ड की हैं और बहुत ही हाई प्रोफाइल बुक्स हैं, बड़ी अच्छी लिखी हुई हैं,
और इनको जब हम पढ़ाएंगे, गो थ्रू करवाएंगे बच्चों को इन किताबों से, तो इसके नतीजे में आपके बच्चे ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे और उनका IQ लेवल अच्छा होगा, उनके अंदर क्रिएटिविटी होगी, रिप्रोड्यूस करने के स्किल्स होंगे और वो दूसरों से मुख्तलिफ और आला बन जाएगा। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। बॉस, जैसे मुझे भी पता है और आप भी बैठे माशाल्लाह फरमा रहे हैं कि तबकात में बैठे हुए एक हाई प्रोफाइलों पर, क्या गवर्नमेंट के लोगों को पता है कि इस तरह की तालीम हो रही है कि हाई प्रोफाइल है, मिडिल में है, लो में, नीचे भी है? हाँ, ये इस एन ओपन सीक्रेट, ये तो सबको ही मालूम है। तो लेकिन गवर्नमेंट ने भी इसको एड्रेस किया इस इशू को नए करिकुलम के अंदर, बहुत सी तरमीम की हुई है। अब जो नई किताबें आ रही हैं उसके अंदर आप देखें कि जो SLOs हैं उसमें इस चीज़ को मलहूज़े खातिर रखा गया कि बच्चों के अंदर क्रिएटिव स्किल्स होने चाहिए, उनके अंदर आर्ग्यूमेंट्स करने के स्किल्स होने चाहिए, उनके अंदर ट्रांजैक्शनल स्किल्स होने चाहिए, ठीक है, उनके अंदर रिप्रोड्यूस करने के स्किल्स होने चाहिए। यानी कि इन्होंने भी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये लो प्रोफाइल स्कूलों में ही किताबें चल रही हैं, हाई प्रोफाइल स्कूलों में नहीं है। क्यों? जबकि मेरा ख्याल है कि किसी भी गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ होता है कि सेहत, तालीम, 2-3 बेसिक जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट को बाहर ना अपनी आवाम को देनी होती हैं। अब गवर्नमेंट को पता है कि हाई प्रोफाइल का जब तबका है, दैट मीन के तफरीक तो हम खुद पैदा कर रहे हैं ना, फिर गवर्नमेंट अपने अदारे को क्यों नहीं उठा के उसके बराबर लेके आती? अगर ये नहीं कर सकते तो उनको उठा के नीचे कर ले, ताकि एक लेवल तो एक जैसे रहे ना। अगर ऐसा सर नहीं है फिर तो तबकात तो बढ़ता रहेगा ना। जो छोटे लोअर स्कूल है वो तो फिर कलर ही पैदा करेगा ना। हाई प्रोफाइल की सीट्स तो बिकॉज वो मुंह बिगाड़ के इंग्लिश बोलेंगे वो सीट ले जाएंगे, बच्चा यहाँ पे मेहनत करता ही रह जाएगा, उर्दू में बात करेगा तो वो रह जाएगा। बिल्कुल सही है। जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स है वो मास्टर्स पैदा करते हैं, आका, और जो छोटे स्कूल हैं वो गुलाम पैदा करते हैं, स्लेव्स। ये बहुत बड़ा गैप है। असल में ये गुफ्तगू में तो बड़ी आसान लगती बात, लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको करने का वक्त आता है इट टेक्स अ टाइम। इसमें एक लंबा चौड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम चाहिए हमें? इसमें कम से कम भी कोई 5 से 10 साल चाहिए। 5 से 10 लाख साल नहीं, सिर्फ 5 से 10 साल मुश्किल है। जितना मैंने कहा उतने ही चाहिए होंगे। कितने अरसे बाद तो पता है क्यों मैं क्यों इस तरह से, बिकॉज के मुझे कुछ विद सॉरी टू से नॉन सीरियस लग रहे हैं। मैं बड़े वसूख से बात कह रहा हूँ कि जो हमारे ऊपर बैठे इसकी पॉलिसी मेकर हैं वो नॉन सीरियस हैं। अगर वो सीरियस हो ना तो जो मैंने अभी बात की है कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, वो कभी भी शेर को सिलेबस का हिस्सा ना बनाएं। उनको पता होना चाहिए कि वो यार इन मुस्लिम मुआशरे में रहने वाले लोग हैं, हम जितने मर्जी एडवांस हो जाएं हम इस्लाम के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। अगर कोई इस तरह की पॉलिसीज बना रहा है तो ये यकीन कर लेना चाहिए कि वो आपके साथ मुखलिस नहीं है। आप इत्तेफाक करते हैं सर मेरे साथ? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से। और इनको जब भी सिलेबस डिज़ाइन करते हैं, जो चीज़ें पढ़ाते हैं बच्चों को, अपनी मशरकी वैल्यूज़ और अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। अब अपने वेस्टर्न स्कूल्स की बात की थी तो वहाँ इस तरह के सवालात उठते हैं, डिबेट्स होती हैं कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन भी देनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए। अब ये बड़ी एक हॉट डिबेट है, लेकिन ये सवाल नहीं कोई पूछता कि ये हमारे माशरे का सवाल ही नहीं है। ये तो एक मगरबी माशरे का सवाल है ना, एक इस्लामिक माशरे का ये सवाल ही नहीं है सेक्स एजुकेशन। हमारे माशरे का सवाल तो ये है कि तरबियत नफ्स की जाए बच्चे की, उसकी करैक्टर बिल्डिंग की जाए, उसकी मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर काम होना चाहिए। तो उसमें ज़ैली तौर पर इस तरह के छोटे छोटे मसाइल भी हल हो जाते हैं, सेक्स एजुकेशन और अपनी इमोशनल जो मसाइल हैं उसको किस तरह से मैनेज करना है, इमोशनली खुद को कैसे मैनेज करना है। कुछ एजुकेशन के जो फ्लॉज हैं उन पे कोई बात कर सकते हैं हम कि आप क्या महसूस, बिकॉज कि आपको बहुत ज़्यादा इन पे रिसर्च वर्क भी है। बहुत से फ्लॉज हैं। देखें, इसको दो तरह से मैं बात करना चाहूँगा। एक तरफ तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कि सारे कमर्शियल हो चुके हैं, ठीक है, ये मनी मेकिंग गेम है एक तरह से, ठीक है। आपसे बहुत हैवी फी लेते हैं और आपको डिग्री, एक पीस ऑफ पेपर दे देते हैं, डिग्री। जब आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट की जो डिमांड्स होती हैं, नीड्स होती हैं, आप उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, डिमांड्स को मीट नहीं कर पाते हैं, आप इस काबिल ही नहीं है कि जॉब हासिल कर पाएँ। क्यों? क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो रॉट लर्निंग है, क्रैमिंग है, और आपका जो एग्जामिनेशन और असेसमेंट सिस्टम है वो फ्लॉड है, उसमें खामियां हैं, ठीक है, उसमें रद्द-बदल की ज़रूरत है। अब एक रट्टा लगाकर चीटिंग करके बच्चे जो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, लेकिन मार्केट में जब वो जाते हैं किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या किसी अच्छे हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन में, वो तो एक छांट फटक के रख देते हैं ना, स्क्रूटनी करते हैं। वो कहते हैं आपकी स्टैंडिंग क्या है, आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, आपने क्या सीखा है, आपने अपने इदारे से सीखा क्या है। एक रेवोल्यूशनरी ये में महसूस कर रहे हैं कि आजकल डिग्री से ज़्यादा स्किल पे तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इदारों में थेटिकल
टीचिंग करवाते हैं। जो टीचिंग है ना वो थ्योरेटिकल लर्निंग है, प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। यानी कि यहाँ होना चाहिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। चाहे आप इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं, मैथ्स कॉम की फील्ड में हैं, सोशल साइंसेज में लॉ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना, नेचुरल साइंस का कोई सब्जेक्ट कर रहे हैं, जो एक रेस जी सर, प्लीज उसके अंदर आपकी सारी जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए। यानी कि आप प्रैक्टिकली उनके अंदर करें, उसके बाद आपको ये डिग्री देनी चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले कुछ आईटी के स्टूडेंट्स मेरे पास आइल्स के स्टूडेंट्स थे, तो वो गिला कर रहे थे कि हमें सारा काम वो थ्योरेटिकली करवा रहे हैं। ये चीज़ें तो हम खुद भी घर में पढ़ सकते हैं, हम ग्रेजुएट्स हैं, इनको पढ़ने के लिए हमें यूनिवर्सिटी जाने की क्या जरूरत है, इतनी बड़ी फीस देते हैं। जबकि हमारे जो सीनियर मार्केट में पहुंचे हैं वो कहते हैं कि मार्केट की जो डिमांड्स हैं उसके मुताबिक तो हमें ट्रेन ही नहीं किया यूनिवर्सिटी वालों ने। जबकि आपको मालूम है कि आईटी सारा प्रैक्टिकल, सारी प्रैक्टिकल फील्ड है ना। ये जो एजुकेशन की एक रेस लगी हुई है, इसमें बाजार जो नजर आया सरकारी स्कूल पिट गया है, इसकी वजह क्या है? सरकारी स्कूलों के अपने मसाइल हैं, लो पेड टीचर्स होते हैं, ठीक है। जबकि मेरा ख्याल है कि जो सरकारी स्कूल में उसमें तो वेल क्वालिफाइड टीचर, बिकॉज बीएड एमएड जो भी एक होता है वो 100% वही रखना होता है, ऐसे नहीं है सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि प्राइवेट जो स्कूल है वो तो जो उनके, मैं क्या किसी स्कूल का नाम लूँ, वो तो किसी को भी उठा के 6,000 7,000 सैलरी पे रख लेते हैं। बात करने का मकसद ये, जो सरकारी स्कूल का टीचर है वो तो वेल क्वालिफाइड है, प्राइवेट स्कूल के टीचर में तो इतनी वो सख्त भी नहीं है, लेकिन उसको लोग क्यों ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं? सही, असल इसमें भी दो किस्म के प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, एक हाई प्रोफाइल है, हाँ, एक लो प्रोफाइल है। जिनकी मिसाल आपने दी वो इंतहाई लो प्रोफाइल स्कूल है, जहाँ मैट्रिक इंटरमीडिएट पास टीचर्स होते हैं, जिनकी फ़ी भी 2000 और 3000 होती है, ठीक है, ये इससे भी कम होती है। exactly. लेकिन आप ही के शहर में कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिनकी फ़ी 15,000 से लेकर 20,000 तक है। अब वो टीचर्स को भी अच्छा पे करते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि आपके पास ये खास स्किल सेट होना चाहिए, आपकी ये डिग्री होनी चाहिए। तो उनके कंपैरिजन में गवर्नमेंट टीचर जो है गो कि उसकी क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छी होती है, वो एक ख़ास टेस्ट पास करके वहाँ पहुँचा होता है, ठीक है। इसके बावजूद वो लो पेड होता है, उसके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट स्कूलों में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं आपको मालूम है 60-70 स्टूडेंट्स होते हैं क्लासरूम के अंदर, उनको टैकल करना, उनको काम करवाना, सबके कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करवाना कितना मुश्किल है। सही, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग तो होती है आप इंडिविजुअल लेवल पे करवा सकते हैं, 1-to-1 करवा सकते हैं, जब आपके सामने 70 बच्चे बैठे हों और आपने मेक श्योर करना है 40 मिनट्स में सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, तो क्या ये जस्टिस है आपके नज़दीक? जिस तेज़ी से ग्रेजुएट निकल रहे हैं तालीम हासिल करके, तो क्या इतनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं हमारे यहाँ? एक डिफरेंस बढ़ता नहीं जा रहा? हाँ, ये एक बड़ा ही डायलेमा है हमारा मार्केट के अंदर। ये एक क्रूशल सिचुएशन है क्योंकि हर साल हमारी यूनिवर्सिटियाँ हज़ारों ग्रेजुएट्स मार्केट में भेजती हैं जो बेरोज़गार फिर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग हैं जो अच्छी जॉब्स पा लेते हैं, ठीक है, और बाकी बेरोज़गार हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ उनका रुझान हो जाता है, या ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं, या और कई किस्म की ज़रूरियात में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। जॉब की समझ नहीं आती कि जबकि फरमा दिया गया है कि तजारत में आपको ज़्यादा प्रॉफिट है, ऐसे ही है यहाँ पे माए मुसल्ले में बैठ के अपने बच्चे के, या अल्लाह मेरे बच्चों को नौकर बना दे, जॉब दिलवा दे, मुलाजमत दिलवा दे। हम तजारत की तरफ, अपना बिजनेस करने की तरफ क्यों नहीं आते? मैं समझता हूँ आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि हर बिजनेस के लिए पैसा ही ज़रूरी नहीं होता, उसमें कोई और प्लानिंग्स भी होती है। तो ये प्लानिंग्स हमारा स्कूल क्यों नहीं देता? हाँ देखें ना, ये बहुत अहम सवाल है कि जहाँ 10 साल बच्चा जाता है स्कूल में, उसके 10 साल की एजुकेशन के बाद वो आके पूछते हैं कि मुझे कौन सी फील्ड में कंटिन्यू करना चाहिए, आया कि मैं आई.कॉम करूँ, एफएससी करूँ, एफए करूँ, क्या करूँ। इट मीन्स कि वो 10 साल में टीचर्स ने या स्कूल सिस्टम ने इस काबिल नहीं बनाया बच्चे को कि वो अपने पेशे का इंतखाब कर सके, वो अपने हिडन पोटेंशियल को डिग आउट कर सके, जान सके कि मेरे अंदर अल्लाह ने किस चीज़ की सलाहियत रखी है, उसके अकॉर्डिंगली मैं किसी प्रोफेशन को मुंतखब कर लूँ। ये सलाहियत नहीं है, फिर वो चला जाता कॉलेज में। कॉलेज के बाद भी आप हैरान हो गए, बच्चे यही पूछ रहे होते हैं कि अब हमें यूनिवर्सिटी में किस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहिए। ये प्रॉब्लम है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ इशारा करते हैं। फिर यूनिवर्सिटी में डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद जिस फील्ड में डिग्री की होती है, जिस डिसिप्लिन में, उसके बिल्कुल उलट किसी फील्ड में जॉब कर रहे होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं। क्यों? बहुत बड़ा वो कहते हैं कि बाद में मुझे पता चला कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में था, ठीक है ना। जैसे कि मीडिया की मिसाल ले लेते हैं, चूँकि हम शो कर रहे हैं, बहुत से आप देखेंगे मीडिया पर्सन इस तरह के, या तो उनकी एजुकेशन कुछ मेडिकल की है, ठीक है, डॉक्टर्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं, कुछ बिजनेस फील्ड के हैं,
सर हम बड़े हरफन मौला हैं। दाद दें सर, कौमी असम्बली में एक बंदा बैठा हो, मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, अगले दिन पता चलता हो तो मिनिस्टर ऑफ साइंस बना दिया गया है। देखिए क्या स्किल इन लोगों की। एक दिन वजीर रेलवे होता है, एक दिन फिर पता चला वजीर दाखिला लग चुका है। कितना अल्लाह ने इनको नॉलेज दिया हुआ है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ इशारा करता है। सर बदकिस्मती हम बंदे लोगों को की। पता होता है कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, वो एक लाइन का इंतखाब करता है, सारी जिंदगी उस पर चलता है, उसमें अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करता है, उसमें लीडर बनता है, हीरो बनता है, फिर लोग उसके जाने के बाद भी उसको याद रखते हैं। क्या बात है, उसके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हर साल फील्ड चेंज करते हैं। अच्छा, स्टडी के अंदर भी हम बहुत ज्यादा पैंतरे बदलते रहते हैं, स्विच करते हैं। मैटर किसी और सब्जेक्ट में कर लिया, इंटरमीडिएट किसी और में कर लिया, यूनिवर्सिटी में जाके बिल्कुल ही कोई किसी और डिग्री में कर लिया। जब मार्केट में जाते हैं तो जॉब जो मिली है वो बिल्कुल ही डिफरेंट मिल गई होती है। तो सारी जिंदगी में मालूम ही नहीं पड़ता कि हमने करना क्या है। आपको सर शुरू से ये लिखने पढ़ने का शौक था? हाँ, मुझे लिखने पढ़ने का ये आपको फैमिली से पीछे से मिला या ये आपकी अपनी क्रिएशन थी? नहीं, मेरे वाले साहब ने बहुत तवज्जो दी मुझ पर। वो चाहते थे कि मैं पढ़ूँ लिखूँ, कुछ बनूँ। कहाँ तक वाले साहब ने तवज्जो दी? टिल टू एंड तक आपका ख्याल रखा? हाँ, आप हैरान हो गए, एमफिल तक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो खुद बहुत साहिब इल्म आदमी थे, पढ़े लिखे थे, जीनियस थे, ज़हीन व फतीन इंसान थे। तो आपकी फिंगर उन्होंने किसी अगली के हाथ में, मीन्स कि हमारी भाभी के हाथ में कब पकड़ाई? उन्होंने पकड़ाई या आपने ढूंढ डांड के पकड़ ली? उन्होंने पकड़ाई। आपने खुद क्यों नहीं पकड़े? आप 16वीं करने के बाद भी बच्चे ही थे। नहीं, मेरे पास कुछ ऑप्शंस थी। अच्छा, इसको हम फरमाबरदारी कहें, शर्माहट कहें, या क्या है इसको कि अब्बू ने इंतखाब किया आपका? हाँ, कह सकते हैं। आई यूज्ड टू बी वेरी ओबीडियंट टू माय फादर। माशाल्लाह। तो मुझे इसमें फ़ख्र है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला जो लिया है शादी का, वो भी अपने वाले साहब की पसंद से लिया। क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शंस थी, लेकिन वहाँ उन्होंने कहा ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह को शायद मंजूर नहीं था, वहाँ कुछ मामला सेट नहीं हुए। तो अच्छा, यूसुफ भाई मेरे एक दोस्त हैं, उनकी 3 शादियाँ हैं। मैंने कहा ये क्या सीन किया? 3? हाँ जी, और वो जिंदा हैं सर माशाल्लाह, बाहोश आवाज़ हैं। कहने की पहली शादी मैंने कहा मैंने अब्बू की मान ली, तो मैंने कहा दूसरी को मैंने अपनी मनवा ली, तो मैंने कहा तीसरी को कह रहा किसी की मान ली। तो देखिए हमारे पास लॉजिक्स होते हैं हर काम को करने के लिए ना, 3 करके लॉजिक से हमें मुतमिन कर दिया। मेरे ख्याल में मुझे भी कंसीडर करना चाहिए। अच्छा जी, एग्जाम्पल को ये प्रोग्राम घर भाभी ने भी देखना है। तो माशाल्लाह कितने बच्चे हैं सर? मेरे 4 बच्चे हैं। तो उनका रुझान किस तरफ है? वो भी बहुत ज़हीन है और स्टडी के अंदर बहुत दिलचस्पी लेते हैं। मेरी बेटी है, एक बेटी है, 3 बेटे हैं, और चारों को बहुत शौक है पढ़ने का। जो आपने कहा बहुत ज़हीन है, तो हम क्या समझें कि वो आपको फॉलो कर रहे हैं? पता नहीं, गॉड गिफ्टेड होता है शायद अपने। नहीं, हमारी भाभी को नहीं फॉलो कर रहे हैं। वो भी एक समझदार और पढ़ी लिखी खातून है, ऑब्वियसली उनकी कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह से वो तरबियत करती हैं, तो क्रेडिट ज़्यादा तो उन्हीं को जाता है। सर जितने आपने काम मुझे बताएं माशाल्लाह, इसमें तो अच्छा खासा वक्त चाहिए होता है, तो फैमिली को टाइम दे लेते हैं आप इजीली? हाँ, इसमें थोड़ा सा ट्रबल आ जाती है कि बच्चों को, घर वालों को टाइम देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी मसरूफियत ज़्यादा होती है। कई जगहों पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और आइल्स की क्लासेस होती हैं, फिर कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। फिर मुझे ट्रैवल भी करना पड़ता है दूसरे शहरों में कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के हवाले से, जिसमें फैमिली निगलेक्ट हो जाती है। लेकिन बच्चों की इस तरह से तरबियत की है कि जब भी फिर उन्हें मिलता हूँ, क्वालिटी टाइम देता हूँ, उनसे शेयरिंग करता हूँ। मैंने इस तरह का कल्चर रखा हुआ कि प्रॉब्लम शेयरिंग कल्चर है। मेरे बच्चे कुछ मुझसे छुपाते नहीं हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको मालूम है कि हमारे जो बाबा हैं इज़ वेल डिसिप्लिन पर्सन। तो हमने इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी। दोस्ताना माहौल भी है माशाल्लाह। और उन्हें मालूम है ये एजुकेशनिस्ट हैं, तो वो उनको शुरू से बुक्स के साथ एक यानी कि एक शगफ है। बुक रीडिंग का शौक़ है, किताबें पढ़ते हैं और लिखने का शौक़ है, और जब भी मौका मिलता है किताबें लेके बैठ जाते हैं, पढ़ते हैं। खेल गेम्स वगैरह में आपकी गेम्स में कोई दिलचस्पी? मैं जब छोटा था तब तो मैं फुटबॉल खेलता था, फिर उसके बाद फिर ज़िंदगी के जो मसाइल हैं ये भी गेम्स ही होते हैं। इनके साथ लड़ना, इनके साथ टैकल। मुझे क्यों लगता है कि आपको कुछ हिस्सा कोई शोब इसको भी देना चाहिए था। माशाल्लाह जैसा आपका एक फेस है, कोशिश करनी चाहिए। ये तो आपका हुस्न नज़र है, वरना मुझ में तो ऐसी कोई खास बात नहीं। माशाल्लाह सर, यहाँ तक तो आप आ गए, तो आगे क्या देख रहे हैं आप? किसको टच करना है, क्या टारगेट रखें अपने आप?
और काम कर रहे होते हैं। घरों की मजबूरियाँ होती हैं, पेरेंट्स नहीं उनको स्कूल भेज सकते, ठीक है, और वो काम करते हैं, लेकिन उनके लिए ये एक इवनिंग स्कूल है। वेरी नाइस। जो कि 4 से लेकर 8 बजे तक हुआ, 4 आवर्स का इवनिंग स्कूल है इन बच्चों के लिए। और इसमें जो टीचिंग मेथडोलॉजी वो सारी प्रैक्टिकल लर्निंग। क्यों? क्योंकि वो पहले ही प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं फील्ड के अंदर। उनको बहुत ज़्यादा बुकिश किस्म की रीडिंग करवाने की बजाय, टीचिंग मतलब पढ़ाने की बजाय उनको प्रैक्टिकल लर्निंग करवाई जाए। बहुत ज़रूरत है सर इन चीज़ों ताकि वो कारआमद इंडिविजुअल्स बन सकें। डिग्री होल्डर्स की बजाय हमें इस तरह के लोग पैदा करने की ज़रूरत है, स्किल हो जिनके पास। सर बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। यकीन कीजिए कि मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी जैसे प्रोग्राम शुरू और ख़त्म भी हो रहा है, पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। तो मैं उम्मीद करूँगा फिर कभी आपका हम वक्त लें तो एक और नशिस्त आपके साथ करेंगे इंशाल्लाह। मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे बातचीत करके। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कहीं किस्सा पढ़ रहा था कि किसी हाकिम वक्त ने एक कसीर रकम दे के अपने जो उनके होते हैं वज़ीर से कहा कि इसका मदरसा बना दिया जाए। तो हाकिम वक्त के बेटे ने कहा कि बाबा कि आपने इतने पैसे एजुकेशन पे ख़र्च कर दिए, अगर इन्हीं पैसों से हम कोई असला बनाते तो हम ये साथ वाला इलाका फ़तह कर सकते थे। तो हाकिम वक्त ने कहा कि वो इलाका जो हमने फ़तह करना था, जो तीर ख़रीदने, जब गोली ख़रीदनी थी, उसकी मार एक हद तक होनी थी। लेकिन ये जो हम एक मदरसा बना रहे हैं, इसकी इल्म की वो शुआएं फूटनी है जिससे एक जहान मुनव्वर होगा। इल्म की ये ताकत है, लेकिन इल्म वो होना चाहिए कि जो बाअमल भी हो और इल्म बामकसद भी हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।